ये मेरा पेयर प्लॉट तक हो गया था, ठीक है। पेयर प्लॉट के बाद, ठीक है, पेयर प्लॉट के बाद ये है एसएनएस हीट मैप। हीट मैप इज ए वेरी एडवांस ग्राफिकल प्लॉट चार्ट, ठीक है ना। यू कैन सी व्हेन वी हैव ड्रॉ हियर, ठीक है। Initially, we have designed a correlation matrix. What is correlation matrix? It show that there is how much percentage are correlated between two variable of them. जैसे मैं अगर बात करूँ, that is x and y. तो x और y के बीच जो है, जो कोरिलेशन है वो कितना परसेंट है? दैट इज 0.34%, ठीक है ना। 0.34 इन द सेंस ऑफ 34%, ठीक है ना। तो 0 से 1 के स्केल पे इसकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स हम देखते हैं, तो 3 वेरिएबल है, तो जैसे सैलरी, बैलेंस और एज है, तो 3 बाय 3 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी और उसमें वो देखेगा किस तरह से कोरिलेशन आपस में होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स में हम किस तरह से काम करेंगे, कैसे बनेगी मेरी कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो INP0 डॉट कॉलम, तो कॉलम में कौन कौन से लेंगे, मैंने लिया एज, सैलरी, बैलेंस, ठीक है, ये हो गया। डॉट कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाने के लिए होता है CORR, कॉर फंक्शन होता है, तो इट गिव ए कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो जैसे मैंने इसको क्लिक करा तो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स बना के दी, इसने मुझे यहाँ पर वैल्यू दी थी। एज एंड एज के बीच में कोरिलेशन कितना है? 1 का पूरा, क्योंकि दोनों मैच हो रहे हैं, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, दो वेरिएबल है, दैट इज एक्स, दैट इज एक्स, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो भी होगा दोनों का ग्राफ एक ही होगा, एक के ऊपर दूसरा ही ड्रॉ होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए एज एज के बीच में, सैलरी सैलरी के बीच में 1 होगा, बैलेंस बैलेंस के बीच में 1 होगा। समझ गए बात को, ठीक है। तो दिस इज कोरिलेशन मैट्रिक्स। बट इफ यू वांट टू सी सम ग्राफिकल इंटरफेस डेटा विजुअलाइजेशन, तो यू कैन ड्रॉ ए हीट मैप, ठीक है ना। कैसे करेंगे हीट मैप? तो एसएनएस एसएनएस डॉट हीट मैप, हीट मैप के बारे में पढ़ना है तो मैंने यहाँ पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। जिसके बारे में पढ़ना हो, डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ना हो तो PD डॉट डेटा फ्रेम, तो एसएनएस डॉट हीट मैप के बारे में पढ़ना है मुझे, तो मैंने लिख दिया एसएनएस डॉट हीट मैप, ठीक है ना। इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ये कोरिलेशन, इसका हीट मैप बना दूँ। तो अभी मैं देखता हूँ, जैसे इसको रन कराऊंगा तो PLT डॉट शो कर लेता हूँ, तो ये आ गया आपका। ओके, ठीक है, चलो एक चीज और है, ठीक है। अगर पैरामीटर पास नहीं करता हूँ तो देखो यहाँ पर वैल्यूज नहीं आएंगे, ठीक है ना। लेकिन एज और एज के बीच में एक ये आ गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा कट रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आपके साथ भी आएगी। तो कॉमा, एक होता है एनोटेट, ठीक है ना। तो एनोटेट यहाँ पर एक वेरिएबल है, ANNOT, AT नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी कि सैलरी और सैलरी के बीच में कितना रिलेशन है। तो रन जैसे ही कराऊंगा तो देखो यहाँ पर सैलरी और सैलरी के बीच में वैल्यू आ रही है 1, बैलेंस एंड बैलेंस के बीच में वैल्यू आ रही है 1। अगर मैं देखूं एज और सैलरी के बीच में वैल्यू क्या आ रही है? 0.24। तो अभी अगर मैं इसको कॉपी, तो यहाँ पर देखो सैलरी और एज के बीच में कितनी आ रही है? 0.024 वैल्यू। तो वो वैल्यू प्रिंट हो गई अगर आप ए नॉट इज इक्वल टू ट्रू कर देते हो। नहीं करते हो तो वो आ जाती है वैल्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट वेरिएबल इज दैट सी मैप्स, ठीक है। सी मैप्स होता है, कलर मैपिंग होती है। कलर मैपिंग में आप यहाँ लिख सकते हो रेड्स, ठीक है। कलर मैपिंग भी बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे ही आप करोगे तो सी मैप्स, quad object has no, ओ मैप्स, मैप, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया रेड स्केल, इसने बता दिया रेड स्केल 0 से लेके 10 के बीच में ये कलरिंग हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये कलरिंग का स्केल हो गया, और उसने जो आपस में स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, यानी जिनकी वैल्यू 1 है, उसने इसको डार्क से रिप्रेजेंट कर दिया, और
जो इससे कम कोरिलेटेड है उनके कलरिंग इस हिसाब से कर ली, कर्लिंग भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको देखो सबसे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। ये अक्सर ना मैथ प्लॉट लिब की आप जो वर्जन है उसमें थोड़ी दिक्कत है, तो जब ये आए तो आप एक काम करना। तो क्या है कि बेसिकली देखो यहाँ पर अगर देखोगे ये नीचे की एच भी थोड़ी सी कट हो रही है, ये ग्राफ यहाँ तक शो हो रहा है और ऊपर भी थोड़ा सा कट हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ पूरा ग्राफ एक साथ आए, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, आप ये जो वैल्यू आ रही है एक वेरिएबल में डाल लो ए एक्स, ठीक है ना, भाई प्लॉट होकर किसी के अंदर तो आई नहीं है, लेकिन हाँ, तो ए एक्स मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, तो अपर ले लेता हूँ एक वेरिएबल टॉप, एक ले लूँ बी और डबल टी और बॉटम इज इक्वल टू ए एक्स डॉट, इसके अंदर फंक्शन होता है गेट बाय लिमिट, ठीक है ना। तो एक बार मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट टॉप पे, तो ये टॉप वैल्यू प्रिंट आ गई 2.5, और अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट बॉटम, तो यहाँ पर देखो एक चीज देखो मैंने क्या करा है, y की जो लिमिट्स हैं वो देख ली मैंने, ये एक एक्स एक वेरिएबल बना लिया दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस, तो इसकी एक्सिस निकाल ली मैंने, एक्सिस गेट y लिमिट, तो y लिमिट निकाल ली मैंने, तो y का जो टॉप है दैट इज वैल्यू इज 2.5 और जो बॉटम की वैल्यू है दैट इज 0.5, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये जो गड़बड़ है ये मैथ प्लॉट लिब की वर्जन की गड़बड़ है, ठीक है ना। तो एक सॉल्यूशन तो ये है कि जो आपका लेटेस्ट वर्जन है उससे अपग्रेड में या डाउनग्रेड में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा सॉल्यूशन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये सफिशियंट है, तो मैं क्या करूँ बॉटम को ले जाऊँ -0.5, यानी जीरो से मुझे स्केलिंग शुरू करनी है, देखो ये जीरो है तो जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, तो इसको तो ले जाऊंगा माइनस और टॉप को ले जाऊंगा प्लस में, तो मेरा पूरा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, ये प्रिंट रहने देता हूँ, तो अब मैं कर देता हूँ ए एक्स डॉट, जब गेट करा है तो सेट भी होगा, सेट अंडरस्कोर वाई लिमिट, ठीक है। तो वाई लिमिट में मुझे टॉप का क्या करना है, टॉप प्लस 0.5 कॉमा और बॉटम -0.5, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसको, ओ अब ये पूरा आ गया, ठीक है ना। तो नाउ लुक बेटर, इट शो ऑल द इंफॉर्मेशन इन सिंगल कोरिलेशन ग्राफ, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर शो हो रहे हैं कलर्स, इसमें मैंने आपको बता दिया, इसको समझने के लिए साइड में जो है वो आ रहे हैं ये स्केल के 0 से 1 पर कौन सा स्केल लिया और ये हो गया, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है बेटा, ओके। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक कलर मैप वाला और बता देता हूँ, कलर मैप जो है ये थोड़ा सा मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे तो थोड़े से याद है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद आ जाएगा कि आप ग्रीन चाहते हो, ग्रीन के स्केल पे जैसे ही आप रन कराओगे ये एरर जनरेट कर देगा, ठीक है ना। लेकिन इस एरर जनरेट के साथ ही आपको सजेशन भी देगा कि के मैप वैल्यू एरर, कलर मैप ग्रीन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, पॉसिबल वैल्यूज आर, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है ना। एसेंट से लेकर और विंटर आर तक ये सारी पॉसिबल वैल्यूज है, कोई भी वैल्यू पुट अप करके आप, ये इसने प्री डिफाइन कर रखा है, जैसे मैंने स्पेक्ट्रल आर करा, तो स्पेक्ट्रल आर जो भी वैल्यूज होंगी उस कलर बेस पे ये बहुत ही अच्छा सा ग्राफ बना कर दे देगा, कलरिंग करके। तो इसने ये स्पेक्ट्रल ग्राफ दे दिया डिफरेंट कलर्स में इसने यहाँ पर साइड में बता भी दिया, ब्लू या ब्लू के नीचे की जो वैल्यूज है दैट इज 0.2, अपर देन जो वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज है 0.4 टू बिटवीन 0.2, तो दिस इज द स्केल एंड दिस इज द ग्राफ, और द वैल्यू आर कोरिलेशन वैल्यू बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। हायर वैल्यू हैव द डिफरेंट कलर, तो इट शो द डिफरेंट कलर, ठीक है बेटा, क्लियर है। एक चीज और बता दो, जैसे एक और होता है मैं बताता हूँ, ठीक है,
आप चाहते हो रेड येलो ग्रीन, ठीक है ना, 3 कलर के बेस पे चाहते हो आप, तो रेड जो हो वो सबसे हायर वैल्यूज हो, फिर मिडिल येलो और देन नहीं, सबसे लोअर रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, तो रेड RE, येलो YL, ग्रीन GN, ठीक है ना। दिस इज आल्सो अ कोड। तो मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, मतलब बाकी आप जैसे प्रैक्टिस करो, जैसे याद करना चाहो, तो जैसे मैंने इसको करा, ओ माय गॉड, RD है शायद, देखते हैं, ये क्या होगा, ये RD है, सॉरी RD, ठीक है ना। ये RD YGN_R YD YLBU, तो रेड येलो ब्लू, रेड येलो ग्रीन, RD, ठीक है। तो जैसे मैंने कराया, तो देखो ये आ गया, ठीक है ना। तो रेड हैव द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो है रेड, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है ग्रीन, तो ग्रीन देखो सबकी 1 वैल्यूज है, तो इस तरह से कलर मैपिंग हो सकती है, ठीक है ना। इट हैव सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है ना। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ऊपर आपको बताया, ये आप यहाँ पर जाकर, और ये इसकी डिटेल्ड आ गई, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, क्या वैल्यूज होती हैं, सारा एक्सप्लेन इसने नीचे कर रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ कि आप अगर चाहते हो कि इसकी क्या हो, मिड वैल्यू हो, ठीक है। तो मिड वैल्यू क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली, कि अभी क्या है, इसने ले लिया 0 से 1 के स्केल पे, लेकिन मैं चाहता हूँ मिडियम वैल्यू आ जाए, मिडियम वैल्यू, तो कॉमा सेंटर, सेंटर इज इक्वल टू, तो अभी सेंटर यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर अगर वैल्यू देखूँ, तो मैं ले लेता हूँ 0.12 ले लेता हूँ, ठीक है, तो सारी काम है, तो 0.12, ठीक है, मैंने एक वैल्यू ली 0.12, तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब इसके रन, तो ये क्या करेगा देखो, 0.12 कहाँ होगा, 0.12 यहाँ होगा, तो इस ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अगर इससे कोई नीचे वैल्यू होगी तो उसका कलर इस तरह का होगा, तो इससे नीचे की कोई वैल्यू है ही नहीं। और अगर मैं इस तरह से मीन वैल्यू देगी, सिर्फ उसी से अपर अपर वैल्यू देगा, ठीक है ना, 0.23, ठीक है। तो देखो, तो ये देखो 0.2 इसने, 0.23 इसने मिडिल वैल्यू ले ली, जो उससे नीचे की वैल्यू है, तो यहाँ पर देखो कुछ कलर चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक सेंटर वैल्यू भी पास कर सकते हो, तो उसको सेंटर पॉइंट रखिए और उसके अपर और लोअर वैल्यू करके उनकी कलरिंग करके मेरे को दे दीजिए, ठीक है ना। तो हीट मैप इज यूज टू शो द कोरिलेशन मैट्रिक्स ऑफ बिटवीन मोर देन वन वेरिएबल। इफ यू डू मल्टीवेरिएंट एनालिसिस, so you want to check that what are the correlation between two variables or three variables, you can use correlation matrix, ठीक है बेटा। Okay, there is a website which have show some correlation between two variables. मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं, देखो, अगर दो वेरिएबल हैं जिनका ग्राफ मिलता जुलता है या उनके बीच में कोई कोरिलेशन आ रहा है, तो इट डजंट मीन दैट कि उनके बीच में जो है मतलब वो इफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन दैट बोथ वेरिएबल आर इफेक्टेड टू ईच अदर। एकदम से मतलब आप क्या करो, एकदम से कंक्लूजन पे मत पहुंच जाओ कि अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स एंड वाई, और एक ग्राफ हो रहा है ये, तो आप इस कंक्लूजन में पहुंचो कि एक्स भी बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो वाई भी बढ़ेगा। ये कंक्लूजन नहीं हो सकता, एक स्टडी हो सकती है बट कंक्लूजन नहीं हो सकता। कंक्लूजन के लिए और फर्दर एनालिसिस करो आप, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आज की तारीख में जो चल रहा है, तो ये एक एक्सेस है दैट इज कोविड 19 पेशेंट्स, ठीक है ना, जो डेली के आ रहे हैं। और वाई एक्सेस ले लेता हूँ, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना। एग्जांपल ले लिया मैंने एक, कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो डेली रिसीव हो रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और कोविड 19 पेशेंट कितने आ रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे कोविड 19 के पेशेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसी तौर के अनुपात में उतने ही क्या आ रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस भी इंक्रीज हो रहे हैं। बट दैट इज नॉट द रीजन के कोविड 19 की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो दोनों के अंदर कोरिलेशन शो हो रहा है कि भाई जैसे जैसे कोविड 19 की वैल्यू बढ़ रही है और ड्राइविंग लाइसेंस की वैल्यू भी बढ़ रही है, बट ये भी तो हो सकता है कि कोविड 19 की वजह से जैसे लॉकडाउन बढ़ा है उस हिसाब से काम धंधा भी शुरू हो गया, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी उस हिसाब से बढ़ रहा है। तो
मतलब समटाइम्स क्या होता है कि दो पैरामीटर्स आपस में रिलेट नहीं करते, बट अगर कोरिलेशन मैट्रिक्स के थ्रू देखते हैं तो वो आपस में रिलेट भी कर रहे होंगे। तो उसी के लिए मैंने ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर बहुत सारे कोरिलेशन आपस में दिए गए हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट मोस्टली आपस में रिलेटेड है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर दिया यूएस स्पेंडिंग ऑन साइंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। यूएस जो है वो जो खर्चा करता है साइंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, और कोरिलेशन विद सुसाइड ऑफ हैंगिंग स्ट्रगलिंग एंड सफोकेशन, ठीक है ना। तो हैंगिंग वाली जो है ब्लैक कलर की लाइन है, और यूएस स्पेंडिंग साइंस जो है वो ब्लू कलर की लाइन है। तो बोथ आर कोरिलेटेड। अगर देखो तो सेम ग्राफ इनका बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैं ईयर वाइज देखूँ तो इसने एक्स एक्सिस पे ईयर लिए, एक तरफ लिया है प्राइस, एक तरफ इसने ये सुसाइड। तो मैं अगर इनका ग्राफ देखूं तो ग्राफ जो है दोनों का मिलता जुलता है, बट दैट नॉट आर इफेक्ट टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि यूएस ज्यादा पैसा पे स्पेंड करेगा साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर तो उसकी जो सोसाइड की स्टडीज हैं वो भी ज्यादा, वो सोसाइड की जो वो है केसेस है वो भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। ऐसी जैसे ये है नंबर ऑफ पीपल हु ड्रॉन बाय फॉलिंग इनटू अ पूल कोरिलेशन विद फिल्म्स निकोलस केज अपीयर इन। तो दोनों में आपस में देखो तो दे आर कोरिलेशन वैल्यू इज आर इज इक्वल टू 0.66, दैट इज 66%। बट इट डजंट मीन दैट के दे दोनों आपस में एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप कोरिलेशन देखो तो इट इज जस्ट अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। यू नीड नॉट नीड टू टेक एन एक्शन अकॉर्डिंग टू दिस कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाना सीख लिया, समझ लिया कैसे कोरिलेशन मैट्रिक्स बनती है। नाउ न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगरिकल वेरिएबल। अभी हमने सीखा था न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल। नाउ वी कैन स्टडी अबाउट न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है ना। तो कैटेगोरिकल के लिए हम क्या करेंगे, तो ग्रुप बाय द रिस्पॉन्स टू फाइंड द मीन ऑफ सैलरी विद रिस्पॉन्स मोर यस सेपरेटली, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्स जो है वो हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है, दे हैव टू कैटेगरी यस एंड नो, एंड सैलरी इज ए न्यूमेरिकल वेरिएबल। तो मुझे ग्रुप बाय करना है, ठीक है। तो आई एन पी सी रो डॉट सी आर ग्रुप बाय, ठीक है। कौन से के अकॉर्डिंग करना, रिस्पॉन्स, कॉलम का नाम बताओ, कॉलम का नाम है सैलरी, ठीक है। मीन, फाइंड द मीन, ठीक है, ठीक है। तो रन कराया तो ये मेरा मीन मिल गया यहाँ से। तो मैंने देखा है सैलरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। भाई नो वालों की सारी, जितने लोगों ने भी नो किया उनका सैलरी का मीन ले लिया मैंने यहाँ पर आके, और जो जिन लोगों ने यस किया है उनका भी मैंने मीन यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है ना। नाउ दिस इज नॉट मच मोर इंफॉर्मेटिव। अगर आप देखो तो ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है, ठीक है ना। तो लेट मी प्लॉट ए ग्राफ फॉर दिस, ठीक है ना। ग्राफ से पहले मीडियन, मीडियन भी निकाल लेते हैं चलो। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर कंट्रोल ई, तो मीडियन, ठीक है हाँ। तो मीडियन इज एग्जैक्टली द सेम। अगर आप देखो तो मीन इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, बट व्हेन वी शो हियर response have two rules, that is no at 60,000, yes have 60,000. So median of the salary yes and no are exactly the same. So just draw the graph and understand what the information is given by a particular relationship between salary and response, ठीक है। so we have just draw a box plot to box plot, box plot means data is equal to zero, okay। x axis is response, y axis is salary, here p dot show, so okay, so this is the graph. Here you can see that there are two kind of response, yes and no. The median of both have same value. Percentile of this box plot is 60,000, 50 percentile value, and yes have also the 50 percentile value. But according to this graph, we can see that more than 60,000 values, any more than 60,000 salary have give positive response, that is yes, ठीक है ना। more than 60,000 salary response no is very less, that means 60,000 less than 60,000 salary
if anybody have 60,000 salary, they give very less response as compared to no. No have give very much response. ठीक है, तो जो 60,000 से ज्यादा जिनकी तनख्वाह है उनके रिस्पॉन्स जो है वो यस ज्यादा है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, एंड 60,000 से अगर कम है तो उनके रिस्पॉन्स जो है मैक्सिमम ना में ही है, बहुत कम लोग हैं जिनका यस है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दो उनके बीच में जैसे बोल रहा था मैं बाय वेरिएंट एनालिसिस, टू वेरिएबल के बीच में आप ये एसोसिएट करके देख सकते हो कि हाँ रिस्पॉन्स और सैलरी के बीच में क्या रिलेशन शो हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज वन आल्सो, यू मेक ए डिसीजन, you can write your report and write then ke if anybody have greater than 60,000 salary, they give better response as compared to the less than as compared to the no। ठीक है, तो नेक्स्ट इज बैलेंस वर्सेस रिस्पॉन्स, तो सेम देखते हैं बैलेंस एंड रिस्पॉन्स के बारे में। तो अभी मैंने देखा यहाँ पर एक मेरा डिसीजन मेक हो गया, जिसकी 60,000 से सैलरी ज्यादा है वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स परसेंटेज जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अगला बनाते हैं बैलेंस और रिस्पॉन्स के बीच में, तो प्लॉट द बॉक्स प्लॉट ऑफ बैलेंस फॉर यस एंड नो, तो सेम वही काम है। ठीक है ना, तो एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट INT is equal INT is 0 equal data, data is equal to कॉमा x हो गया मेरा रिस्पॉन्स, और और y लेना बैलेंस, तो y is equal to PLC बैलेंस। ठीक है, PLC डॉट शो, तो जैसे मैं रन कराऊंगा ओके, तो यहाँ पर जो बॉक्स प्लॉट शो हुआ है तो ये शो कर रहा है कि भाई दोनों की जो वैल्यूज हैं, जो क्वार्टाइल्स हैं, वो दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो डेटा है वो यहाँ पर दिखा रहा है आउटलायर्स बहुत सारे। ठीक है ना, तो मैं काम करता हूँ, ग्रुप बाय करता हूँ मीन और मोडियन की वजह से। ठीक है ना, तो ग्रुप बाय करके देखना यहाँ पर। ठीक है ना, मीन और मीडियन निकाल लेना, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है ना, एक बार निकाल ही लेता हूँ, तो आई पी जीरो डॉट ग्रुप बाय, किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स किसके साथ बनाना है, ये बैलेंस के साथ बनाना है। ठीक है, तो पहले निकालता हूँ मीन, तो मीन वैल्यूज निकल गई, तो मीन वैल्यूज नो की है 13,304, इसकी है 1,800। सेम निकालता हूँ मीडियन, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, तो मीडियन निकाला, नो है 417, दैट इज 733 वैल्यूज। ठीक है, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो मैं इनका 75 परसेंटाइल निकालता हूँ। ठीक है ना, तो देखो 75 परसेंटाइल कैसे निकलेगा, तो बॉक्स प्लॉट जब मैं बना रहा था वहां मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ 70, देखो अभी जो बॉक्स प्लॉट बनाया था यहाँ से मेरे को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूँ ये वाली जो लाइन है 75 परसेंटाइल वाली, ये निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से तो मुझे डिफरेंस पता लग रहा है 5,000 का है, यहाँ पर भी मेरा वो 500 का है, यहाँ भी मेरा नीचे जो मीडियन निकाला है यहाँ भी डिफरेंस आ रहा है, पर ग्राफ में नहीं दिख रहा था। तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो जीरो, ये देखो एक फंक्शन बनाया मैंने P75 जो मुझे क्वारटाइल करके देगा। ठीक है ना, अभी मैं इसको बता देता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ, जीरो डॉट ग्रुप बाय, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ठीक है, ये बैलेंस डॉट ए डबल थ्री आ गया, एग्रीगेट बताओ क्या करना है, तो एग्रीगेट मुझे दो निकालना है मीन, एक निकालना है मीडियन। ठीक है, तो मीन हो गया, मीडियन हो गया, कॉमा एक में कॉल कर लेता हूँ P75। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मैं रन कराता हूँ, हाँ,
तो अब इसने मुझे टेबल बना के दे दी। रिस्पॉन्स जो है, अगर नो का मीन निकालूंगा तो ये जैसा कि ऊपर आ रहा था, मीडियन निकालूंगा तो 415 है, और 75 परसेंटाइल निकालूंगा तो 1345 है, ठीक है ना। तो अगर 75 परसेंटाइल देखो तो वो क्या है, नियर बाय मीन के है, और P75 जो यहाँ पर आ रहा है, 75 परसेंटाइल जो आ रहा है वो नियर बाय कह सकते हो, थोड़ा बहुत जो है वो यस के आ रहा है, ठीक है ना। इसका अभी मेरे इसको समझ में कम आ रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसको ग्राफ बना के शो कराता हूँ, कॉपी वहाँ से थोड़ा इन्फॉर्मेशन और डेटा विजुलाइजेशन में और शो कर डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू आर और पीएलटी डॉट शो, ये थोड़ा ग्राफ शो, ठीक है। बट यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर जो अभी ग्राफ बनाया मीन मीडियन और ये जो ग्रीन कलर है P75 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो वैल्यू है वो नियर बाय दिखा रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है ना। तो मैं अगर कंपेयर करूँ यहाँ पर, तो मीन मीडियन और P75 का कोई कंपैरिजन नहीं है। रीजन बिहाइंड इज दैट कि P75 जो है सिर्फ वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है जो 75 परसेंटाइल के अप्रॉक्स है, क्योंकि मीन और मीडियन जो है वो सारे रिकॉर्ड से निकाल रहा है, ठीक है ना। तो एक बार मैं काम करता हूँ, इनका देखता हूँ। तो मीन और मीडियन का देख लिया मैंने, ठीक है ना। तो नो में अगर मैं देखूं तो एवरेज लोग जो हैं वो नो बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एवरेज है, एवरेज लोग यस बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो दोज हैव बैलेंस हाई गिव हाई रिस्पॉन्स, ठीक है ना। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि रिस्पॉन्स में जिसका बैलेंस ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा यस कर रहे हैं, ठीक है ना। एवरेज बैलेंस जो है ज़्यादा है वो ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन same. You can group by education mean salary, group by education median for salary, then after that draw the plot graph, ठीक है ना। और सेम जॉब वर्सेस सैलरी, दैट इज आल्सो जॉब वर्सेस सैलरी इज आल्सो, अगर मैं यहाँ देखो देखो एजुकेशन वर्सेस सैलरी देखूँ तो एजुकेशन इज आल्सो ए कैटेगोरिकल वेरिएबल, सैलरी इज ए न्यूमेरिकल वेरिएबल, ठीक है ना। सेम ईयर जॉब इज आल्सो ए कैटेगोरिकल वेरिएबल, सैलरी इज ए न्यूमेरिकल वेरिएबल। so you can analyze between job and salary, job, education and salary. So after that you can watch what kind of response is given by the person who have educated and versus salary, and this is education versus salary, ठीक है ना। now next is categorical versus categorical variable, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, एक मैं क्रिएट रिस्पॉन्स फ्लैग फॉर न्यूमेरिकल डेटा वेयर रिस्पॉन्स यस इज इक्वल टू 1, ओके। तो एक और ऐड करना है, ठीक है। तो मैं और ऐड कर देता हूँ एंटी 0, ठीक है। इसके अंदर एक और मैं ऐड कर देता हूँ, आर एस टी रिस्पॉन्स अंडरस्कोर फ्लैग नाम से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू एंटी डॉट वेयर लगा देता हूँ, चाहो तो लैम्डा फंक्शन भी लगा सकते हो, ठीक है ना। एंटी 0 डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू अगर यस है, ठीक है, तो आ जाए 1, अदरवाइज आ जाए 0, ठीक है। तो करा देता हूँ, ये मेरा काम हो गया। तो एक बार बी में लिख लेता हूँ, टाइम की 0 डॉट रिस्पॉन्स फ्लैग डॉट ये एलबी वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, जैसे इसको रन कराऊंगा तो 0 वेब वैल्यू 3992478, ठीक है ना। इसको मैं कंपेयर एक क्वेश्चन करा देता हूँ, देखो ये रिस्पॉन्स फ्लैग है, तो आई एन पी 0 डॉट रिस्पॉन्स डॉट वैल्यू काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नो है वो है 39894, यहाँ पर मेरे जो है ये जीरो मेरे ज़्यादा है, रीजन इज दैट के दे आर सम नल वैल्यू, ठीक है। और यस हैव द एग्जैक्टली सेम वैल्यू 5287, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्स फ्लैग मैंने एक नया बना लिया जिसके अंदर दे हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट इज 0 और 1, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा तो डिस्क्राइब, ठीक है, तो डिस्क्राइब गिव सम वैल्यू, ठीक है, डिस्क्राइब गिव सम वैल्यू। बट अगर मैं रिस्पॉन्स की डिस्क्राइब करूंगा तो ये मुझे डिस्क्राइब में कुछ नहीं देगा, अभी मतलब देगा
ये नहीं देगा जो करता है ये काउंट यूनिक टॉप फ्रीक्वेंसी सिर्फ ये देगा बिकॉज दिस इज ए कैटेगोरिकल वेरिएबल और नाउ रिस्पॉन्स फ्लैग इज नाउ बिकम ए न्यूमेरिकल वेरिएबल। ठीक है ना, तो एक इसने नया मेरे से वो बनवाई है, रिस्पॉन्स फ्लैग नाम से एक कॉलम बनवाया न्यूमेरिकल वेरिएबल के लिए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या एनालिसिस करना चाहता है। तो रिस्पॉन्स रेट एजुकेशन वर्सेस रिस्पॉन्स रेट, कैलकुलेट द मीन ऑफ रिस्पॉन्स फ्लैग विद डिफरेंट एजुकेशन कैटेगरी। तो मैं ये देखना चाहता हूँ डिफरेंट एजुकेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेरा रिस्पॉन्स रेट क्या है। ठीक है ना, तो देखते हैं INP0 डॉट ग्रुप बाय GROG, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग बनाना है, एजुकेशन का ग्रुप बना दो। क्या चेक करना है मुझे चेक करना है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स अंडरस्कोर फ्लैग, देखना क्या रिस्पॉन्स है डॉट। ठीक है, ये निकाल लिया। तो ये मुझे इसने मुझे बता दिया कि जो मीन आया है मोर एजुकेटेड पर्सन्स जो है। ठीक है, देखो यहाँ पर प्राइमरी जो है उसका जो परसेंटेज है रिस्पॉन्स का, ऑब्वियसली जीरो तो ये काउंट करेगा नहीं, तो वन के अकॉर्डिंग इसने कैलकुलेट किया है यस के अकॉर्डिंग। तो प्राइमरी से जो है वो है 0.08%, दैट मीन्स 8.6% गिव यस, 10% गिव फॉर सेकेंडरी, 14 गिव फॉर टेरिटरी, और 135 यानी 13.5 इज अननोन। तो यहाँ से मैं एक डिसीजन ये कह सकता हूँ कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है मोर एजुकेटेड पर्सन की मोर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर चाहो तो यहीं पर मैं ग्राफ भी बना सकता हूँ, तो मीन डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार। ठीक है, PLT डॉट शो, तो ग्राफ बना रहा हूँ। तो ओके, ये मेरा ग्राफ बन गया। सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, दैट इज टेरिटरी। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और बेटर बना लेते हैं इसको। हाँ, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा हाईली एजुकेटेड पर्सन गिव हाई रिस्पॉन्स। ठीक है, देर इज वन आल्सो इन साइन फ्रॉम द डेटाबेस, एक और इंफॉर्मेशन मैंने डेटाबेस से गेट करी कि मोर एजुकेटेड पीपल गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है ना, अगर एजुकेशन से रिलेटेड करें। ठीक है ना, मेरिडियल वर्सेस रिस्पॉन्स रेट, अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि जो शादीशुदा है या मैरिटल स्टेटस के हिसाब से रिस्पॉन्स रेट क्या है, तो देखते हैं। चलो फिर वही INP0 डॉट GRO को बाय, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, मैरिटल स्टेटस को MR। नाउ रिस्पॉन्स आर फ्लैग। ठीक है, डॉट, फिर वही मीन। तो यहाँ पर मैं देखूंगा तो मीन वैल्यूज आ गए, यहाँ से जो देख के पता लग रहा है सिंगल पर्सन हैव गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मोर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है ना, तो ग्राफ बना के देख लेते हैं इसका अपन लोग, कॉपी। कौन सा ग्राफ बनाएंगे, वही बना लेते हैं, प्लॉट डॉट बार ले लेता हूँ। डॉट शो, मेरा बार ग्राफ बन गया। ठीक है, तो देखो सिंगल पर्सन हैव गिव more response as compared to married and divorced. If anybody have divorced, they have also second highest percentage give positive response. ठीक है, if anybody have single, it gives the highest response for the bank marketing campaigning. If anybody have divorced, that means it is also a single, so it will give a very positive response. After that, if anybody have married, it gives a very less response as compared to the other two. Okay, so there is one information also get from the data set when we talk about versus marital versus response. ठीक है, next variable we can loan versus response rate. If anybody have loan, anybody have previous loan, so uh, what uh, what kind of response they have given. ठीक है, so let me check INP0 dot group by, ठीक है, loan response underscore flag dot dot plot dot bar h, ठीक है, PLT dot show. So there is a graph,
So if anybody have a personal loan, they give very less response. ठीक है ना? अगर किसी के पास पर्सनल लोन पहले से है तो उसके मैक्सिमम रिस्पॉन्स क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज क्या आती है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज आएगी नो की. तो मोर इफ एनीबडी हैव पर्सनल लोन दे गिव negative response for your marketing campaign. ठीक है ना? Same we can use for housing loan. Let me check if anybody have housing loan, what is the status of response rate. So there is a column HOU housing. Okay. So same here. So both of them, when you check it out, okay, if anybody have personal loan, they give negative response. If anybody have housing loan, they give a negative response. That is no. So here you can make a decision कि if anybody have a previous loan, they give maximum chance to the negative response. ठीक है ना? अगर किसी के पास जो है वो पहले से लोन है तो वो मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा. दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी फॉर गिविंग दी नेगेटिव. ठीक है. प्लॉट ए बॉक्स प्लॉट फॉर एज वर्सेस. ओके, बॉक्स प्लॉट भी बना लेते हैं. तो ए एम एक्स डॉट बॉक्स प्लॉट data is equal to RMP0, comma x is equal to x axis क्या होगी RES0 response flag response. ठीक है. और y is equal to h dot show. So here you can see here 40 is the 50 percentile of no, and also yes, both have 50 percentile is common, and the upper quartile is also the same. So yes and no, there is no conclusion here that what kind of age are giving yes or no response. ठीक है ना? तो इधर देख के मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा कि किसी की एज जो है वो अगर ज़्यादा है तो वो यस करता है या नो करता है. ठीक है ना? तो इस ग्राफ से मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं मिल रहा है. तो अपन बकेट बनाएंगे. बकेट इन द सेंस रेंज के अकॉर्डिंग एक बकेट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग बार ग्राफ बनाकर अपन चेक करते हैं कि क्या हो क्या रहा है. ठीक है ना? तो देखते हैं कैसे बनाएंगे. प्लॉट द परसेंटेज. ठीक है, प्लॉट कर लेंगे अभी अपन को. तो काम करता हूँ मैं बकेट बनाने के लिए. आई जीरो एक और नया कॉलम बनाता हूँ, दैट इज एज ग्रुप. ग्रुप इज इक्वल. ठीक है. पांडाज है वन फीचर दैट इज कट. ठीक है ना? कट कर लेता हूँ, उसमें से कट करके एक नया कॉलम ऐड कर लूंगा. क्या करना है, आई जीरो डॉट एज. ठीक है, कॉमा बकेट साइज बताओ. ठीक है, आई एन पी जीरो में से एज ले लेंगे. साइज बता दिया तो 0, 30, 30 to 40, 50, 60, एंड ऑल अबव एंड 60+. 60+ तो एक क्या करो, एक हायर वैल्यू ले लो. ठीक है ना? अभी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एज की जो है वो वैल्यू क्या है, 90 या 90 से अबव है. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अपर एज से बहुत हाई ले लेता हूँ. 999 ले लिया. ठीक है ना? तो क्या करेगा, 60 से ऊपर की सारी एक बकेट बना देगा. तो यहाँ पर कितनी बकेट बनी, 1 2 0 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. इस तरह से बकेट साइज बता दिया मैंने. लेबल्स, लेबल्स बता दो. ठीक है ना? तो लेबल्स क्या लेने हैं मुझे, तो लेबल्स पहला लेबल ले लिया <30. दूसरा मैंने जो बनाया है वो बनाया 30 to 40. सेकंड बनाया है मैंने 40 to 50. नेक्स्ट बनाया मैंने 50 to 60. नेक्स्ट बनाया मैंने 60+. ठीक है, तो ये मेरा कट ऑफ का IMP0 बन जाएगा. ठीक है, एज ग्रुप. तो इसमें इसको रन करूंगा, बन गया ये मेरा बी. अब इसको एक बार चेक और कर लेता हूँ. तो IMP0 डॉट एज ग्रुप 0. ठीक है. तो ये वैल्यूज आ गई. ठीक है ना? इसने मुझे बता दिया 50 to 60 बाई फर्स्ट इंडेक्सिंग जो है वो उसकी कौन सी रेंज में आ रहा है. दैट इज ही इज क्रिएटिंग ए बकेट
तो एक रेंज उसने बना दी, दैट इज 50 to 60, ठीक है, इस तरह से उसने बना दी, ठीक है। तो एक बार वैल्यू काउंट और देख लेते हैं, एच डॉट वैल्यू काउंट, नॉर्मलाइज कर देता हूँ, टू ट्रू। तो देखो थर्ड लेस देन 30 जो है वो 0.15% है, 50 से 60 जो है वो 17.18%, इस तरह से मान लो 24%, 39%, 60 प्लस जो हो गए वो 0.26% हो गए, ठीक है ना। इस तरह से ये मेरी बकेट बनके तैयार हो गई। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। प्लॉट द परसेंटेज ऑफ ईच बकेट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स फ्लैग इन ईच प्लॉट एंड सब प्लॉट। अरे यार फिर से इतना सारा काम करवाओगे। सब प्लॉट बना लेना है इसका ना, सब प्लॉट ग्राफ करके इस तरह से बना लेना, ठीक है। ये क्या है, मेरी कल की प्रैक्टिस है। अच्छा ये कॉलम, ये जो रो है ये मैं डिलीट कैसे करूंगा, कोई बताएगा मुझे, मैं भूल गया actually। ये मुझे कॉलम डिलीट करना है, क्या करूँ? ओके थैंक यू। Now we talk about last is multivariate analysis. We have done so many things for different variable. अब मुझे क्या करना है, मुझे कई सारे वो चीजें चेक करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं तीन वेरिएबल को लेकर एनालिसिस करना चाहता हूँ, लाइक एजुकेशन वर्सेस मैरिटल वर्सेस रिस्पॉन्स। किसी की एजुकेशन जो है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा, शादीशुदा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है, या कम पढ़ा लिखा, कम सिंगल पर्सन ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है। इस तरह से मुझे तीन वेरिएबल के बीच में रिस्पॉन्स देखना है, यानी एजुकेशन वर्सेस मैरिटल स्टेटस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर फिर हम तीसरे पैरामीटर पे देखेंगे कि उसका रिस्पॉन्स कैसे है। तो हीट मैप के थ्रू देखेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं पहले अपन, तो इसके लिए पाइवट टेबल यूज करेंगे, पाइवट टेबल, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर पास होगा डेटा, तो डेटा है मेरा आई एम पी जीरो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पास करेंगे इंडेक्स, किसको लोगे, तो इंडेक्स जिस भी कॉलम को आपको इंडेक्स बनाना है, तो एजुकेशन को बना रहा हूँ मैं, तो एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है। कॉलम बताओ कौन से होंगे, सी ओ एल यू एम एन एस, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यहाँ पर आपको कॉलम पास करना होगा। तो इंडेक्स क्या होगी, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं आपको, तो क्या होगा, इंडेक्स तो हो गई एजुकेशन, एजुकेशन। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्डरी, ये सारे तो हो गए इंडेक्सिंग। फिर आए कॉलम, कॉलम किसको लेंगे, तो मैरिटल स्टेटस को मैं ले लूंगा कॉलम। और फिर ये जो वैल्यूज आएंगी ये आएंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। तो प्राइमरी अगर पढ़ा हुआ है और मैरिटल स्टेटस है तो उसका रिस्पॉन्स किस तरह से आता है, वैल्यूज जो है, ठीक है ना, उस हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो कॉलम इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ मैं, एम एल एल, ठीक है। वैल्यूज कहाँ से लाओगे, तो वैल्यूज जो लूंगा मैं इज इक्वल टू वो लूंगा रिस्पॉन्स फ्लैग से, रिस्पॉन्स फ्लैग, ठीक है। तो ये मेरा हो गया खत्म, ये मेरी बन गई पाइवट टेबल, मैं इसको रन करूँ तो ये मेरी पाइवट टेबल बन के तैयार हो गई, ठीक है ना। तो if anybody have primary and divorce the value is this, तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले रहा है, ये मतलब कि रिस्पॉन्स अंडर को फ्लैग के अंदर जो वन वैल्यूज है उनका वैल्यूज कैलकुलेट करके निकाल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू अभी यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ तो वो मुझे दिख रही है ये 0.183। तो इफ एनीबडी हैव हाईली एजुकेटेड एंड सिंगल दे गिव वेरी मच पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो इस तरह के कैंडिडेट्स को मुझे क्या रखना है, अपनी हाई प्रायोरिटी पर रखना है, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ इस ग्राफ से मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं हीट मैप बनाता हूँ, ठीक है ना। तो हीट मैप बनाने के लिए वो मैं एक काम करता हूँ, रिस्पॉन्स जो है इसका ठीक है, इस छोटा कर दीजिए। इसको दोबारा रन करा देता हूँ काम, तो आ रही है इसके अंदर आ गया। अब इसका मैं एक प्लॉट ग्राफ कर लेता हूँ, तो एस एन एस डॉट एच मैप, हीट मैप के अंदर बताओ किसका बनाना, आर ई एस, ओके रिस्पॉन्स आ गया। नॉट इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। कलर कोडिंग आप देख लेना बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और लास्ट में कर देता हूँ पी एल टी डॉट शो,
ओके, ये फिर से ग्राफ मेरा कटा हुआ आ रहा है, तो कटे हुए के लिए वही करना है जो पहले करा था। तो क्या करूँगा, ए एक्स के अंदर स्टोर करा लूँगा, कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से। कहाँ से? बहुत सारा बना दिया। हाँ, ये रहा, ये वाला कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। ये मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं पहले समझा दिया है। जी, ये आ गया मेरा रिस्पॉन्स का पूरा ग्राफ बन के आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने सबसे हाई वैल्यू जो कलर कोडिंग ली है वो ये ली है। मैं एक काम करता हूँ, रेड ग्रीन वो ले लेता हूँ कलर कोडिंग, तो उससे और ज़्यादा मेरे को हो जाएगा। सी मैप इज इक्वल टू रेड येलो ग्रीन, ठीक है। हम्म, तो ये आ गया, तो यानी कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो डार्क ग्रीन होगा, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, वो हो गई है। तो यानी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सिंगल है, हाईली रिस्पॉन्स, ठीक है ना। और सबसे लेस रिस्पॉन्स क्या है, डार्क ये आ रहा है आपका रेड। तो जो लोग शादीशुदा हैं और कम पढ़े लिखे हैं, दे हैव लेस रिस्पॉन्स फॉर योर मार्केटिंग कैंपेन, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब क्या है कि एक फाइंडिंग और मिली कि मुझे किन पे ज्यादा फोकस करना है, किन पे नहीं करना। दोज आर हाईली एजुकेटेड एंड अ सिंगल पर्सन, दे हैव गिव बेटर रिस्पॉन्स इन माई मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। और अगर कोई कम पढ़ा लिखा है और वो मैरिड है, तो दे हैव वेरी लेस रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ से फाइंडिंग हम कर सकते हैं अपने डेटा सेट से, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉब वर्सेस मैरिटल वर्सेस रिस्पॉन्स, तो सेम वैसे ही इसमें भी देख लेता हूँ। एक मैं बता देता हूँ बस, एजुकेशन वर्सेस की आउटकम वर्सेस ये आप देख लेना। तो जॉब वर्सेस मैरिटल वर्सेस रिस्पॉन्स, तो सेम वही करना है। तो ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एंड कॉपी, रिस्पॉन्स के अंदर पाइवट टेबल, तो इंडेक्सिंग बना लेता हूँ जॉब को कॉलम मेरिटल बन जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। आप प्लॉट करेंगे ग्राफ को, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए ये हो गया कॉपी, रन, रन। तो ये मेरा ग्राफ बन के तैयार है, ठीक है ना। तो दोज हैव वैल्यू इज वेरी डार्क, दैट इज ग्रीन, हाईएस्ट वैल्यू। तो आप यहाँ पर देखो, स्टूडेंट दोज आर सिंगल, हैव हाईली रिस्पॉन्स, दोज आर रिटायर्ड एंड डाइवोर्स्ड, दे गिव हाईली रिस्पॉन्स। तो दो दो कैटेगरी यहाँ पर बन गई। तो सिंगल कैटेगरी, अगर वो बाय जॉब देखूं स्टूडेंट है, तो वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। और अगर रिटायर्ड है और डाइवोर्स्ड है, तो वो भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। सबसे लेस रिस्पॉन्स कौन से करते हैं, तो डार्क वाले जो है, जैसे ये है, एक ये है, यानी ब्लू कॉलर जो है और मैरिड पर्सन है, दे हैव वेरी लेस रिस्पॉन्स, दे गिव वेरी लेस रिस्पॉन्स। डाइवोर्स्ड है, अननोन कैटेगरी है, तो ये भी बहुत ही लेस रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि जो हमारा टू वेरिएबल बाय वेरिएंट एनालिसिस है, मोर देन वन वेरिएबल के बीच में अगर एनालिसिस करना है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल से हम उसका हीट मैप ग्राफ के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये पूरी एक एक्सरसाइज थी जिसमें केस स्टडी ली, बैंक टेली मार्केटिंग कैंपेनिंग केस स्टडी। इसके अंदर अपन चीजें करते रहे। अब इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह से स्मॉल प्रोजेक्ट मान लो, ठीक है ना। आपने पूरा ईडी प्रोसेस लगाया, यहाँ पर एनालिसिस करा, जो जो फाइंडिंग करी, आउटकम्स जो भी आए, वो आउटकम्स आप अपनी रिपोर्ट में लास्ट में डालकर सबमिट कर सकते हो। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। कोई जवाब नहीं? ठीक है। तो अब ये कल संकल्प कह रहा था, ये वाली फाइल में अपडेट करके अब डाल देता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको दे रखा है ये वाला प्रोग्राम,
सर नॉमिनल वेरिएबल क्या होता है? नॉमिनल वेरिएबल्स क्या कैटेगरी के हिसाब, एक तो कैटेगरी हो गई, कई तरह के वेरिएबल होते हैं, कैटेगोरिकल हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, ऑर्डिनल कैटेगरी हो गया। नॉमिनल वेरिएबल भूल गया मैं क्या था, ध्यान नहीं आ रहा था। कल बताता हूँ मैं तेरे को ना। नॉमिनल वेरिएबल शायद ऐसे होता है कि नॉर्मलाइज होता है। चलो कल बता दूंगा पक्का। एंड चेक कैसे करते हैं वेरिएबल, भाई ये नहीं कर सकते, ये आपको पहचानना पड़ता है। ये आप नहीं क्या बता सकते कि ये किस तरह का वेरिएबल है, ठीक है ना। ये मतलब पता करने का कोई तरीका नहीं होता कि ये वेरिएबल किस टाइप का, ये जस्ट आपको क्या है, मतलब जैसे मैंने पीपीटी में एग्जांपल्स दिए थे कि इस तरह के वेरिएबल इस टाइप के होते हैं, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो उस हिसाब से आपको पता लगता जाता है कि अच्छा ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है। जैसे मैं आपसे आप पूछता हूँ, ठीक है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप किस टाइप का वेरिएबल होगा? कैटेगोरिकल पे ऑब्वियसली, है ना। नेक्स्ट पूछता हूं मैं, सैलरी किस टाइप का वेरिएबल होगा? न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखो इसमें मतलब कुछ कोई तरीका नहीं है पता करने का, सिंपली क्या है आपको खुद एनालाइज करना है। डेटा एनालिसिस एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट का क्या वो है, ठीक है ना। सबसे पहले डेटा को समझना, उसमें से फाइंडिंग निकालना। तो डेटा एनालिटिक्स जो एनालिटिक्स जो होता है वो फाइंडिंग करता है कि डेटा सेट से क्या क्या मैं आउटपुट निकाल सकता हूँ। जैसे कि मैंने इस एक डेटा सेट से बैंकिंग, मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेशन वाली जो ये थी केस स्टडी, इसमें मैंने क्या करा है, इसमें मैंने फाइंड आउट करे हैं केस स्टडी के थ्रू क्या क्या फाइंडिंग मिल सकते हैं नेक्स्ट कैंपेनिंग के लिए, तो मैंने अपनी फाइंडिंग निकाल कर बता दी, ठीक है। दूसरा एक डोमेन होता है, मतलब एक तो हो गया डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, एक हो गया डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट को क्या होना चाहिए, स्टैटिक्स की खूब अच्छी पकड़ होनी चाहिए, स्टैटिक्स, हाँ, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, स्टैटिक्स से वो अपनी न्यू और एल्गोरिथम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आजकल चल रही है, ठीक है ना। तो उन सबको मिला के वो क्या करेगा, न्यू एल्गोरिथम्स बनाएगा जिससे आप डेटा को इजीली और मतलब और ज्यादा डीप में रीड करके उससे नई फाइंडिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको सिर्फ डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना है तो उसके लिए आपको पाइथन, ठीक है ना, डेटा विजुअलाइजेशन जो मैंने सिखाया, प्लॉटिंग ग्राफ वगैरह, और एनालाइजिंग जो मैंने बताया, केस स्टडीज लेकर उसको एनालाइज करो, ठीक है ना, उसमें अपना हाथ साफ करो, दैट इज इनफ। सेकंड है डेटा साइंटिस्ट में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आप स्टैटिक्स पढ़ो, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज एल्गोरिथम्स पढ़ो, दैट मीन्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ये सारी चीजें पढ़ो। और मैं फिर आपको बता दूं ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आप ये जो मैंने बताया इस पर खूब जम के प्रैक्टिस करो, कम से कम 2 महीने लगातार ढंग से प्रैक्टिस करो। 2 महीने में कम से कम 10 केस स्टडीज पर काम करो, ठीक है। कम से कम 10 केस स्टडीज सॉल्व करो खुद, ठीक है ना। भले ही एक केस हो सकता है, फर्स्ट केस स्टडी पे आपको लगे 10 दिन, दूसरी केस स्टडी पे अपने आप आपको लगेंगे 8 दिन, तीसरी केस स्टडी पे आपको लगेंगे 6 दिन, अपने आप कम होता चला जाएगा। लाइक जो आप में से कुछ लोग जिम करते होंगे, ठीक है ना, तो जो लोग जिम करते हैं उनको पता है कि पहले दिन में मतलब कितनी एक्सरसाइज करता हूँ, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जाएगी। बट कंटिन्यू प्रोसेस रखोगे तो ही फायदा होगा, अगर आप गैप मारोगे तो फिर भूल जाओगे, रजिस्टर पलटते रह जाओगे आप। मतलब मुझे पता है कि आप लोग अभी भी कोई प्रॉब्लम दूंगा तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर पलटेंगे, अरे सर ने बताया तो था। प्रैक्टिस करने से याद होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों के लिए क्या, मैं खुद मतलब धीरे धीरे स्टडी कर रहा हूँ, मैं खुद जावा से इधर पाइथन की तरफ मूव हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी मेरा ये पोर्शन खत्म हो गया है, अब मैं इस पोर्शन पे काम कर रहा हूँ मशीन लर्निंग पे, तो जल्दी ही देखो मैं शायद मशीन लर्निंग पे भी कोर्स शुरू करने की सोच रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है, तो जैसा भी आपको करियर बनाना उस हिसाब से करो, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ये टेस्ट केस वाला जो है ये मैं कल देख लूंगा, डिस्कस कर लेंगे, या मुझे कुछ और बताना होगा तो वो देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये सारी चीजें फोटो को डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। यूनिवेरिएंट एनालिसिस देखो हर किसी से सॉल्व होता है, तो वरना मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई क्वेरी?
इसमें मैंने लास्ट वाला छोड़ दिया है भाई, ये आप देख लेना इसका ना, ये कर लेना। क्रिएट ए हीट मैप ऑफ एजुकेशन वर्सेस दी आउटकम वर्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है। और फिर बता देता हूँ एक बार, अगर किसी के में ग्राफ सही आ रहा है तो ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर सही आ रहा है तो फिर वही ऑब्वियसली टॉप और बॉटम माइनस वन हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ग्राफ में। मेरे में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने इसका एक सोल्यूशन में मिल गया, मैंने लिमिट्स बढ़ा ली। आपके में हो सकता है मैट प्लॉट का वर्जन सही हो, उसकी फाइल सही है तो सही है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं सेम टाइम पे 10 बजे, ठीक है। ये वाली फाइल मैं अपडेट कर देता हूँ उस पर। सुबह क्या बताया था वही मैं बता दूं, मैं लेट ज्वाइन हुआ था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कोरिलेशन बताया। यहाँ से मैंने शुरू किया था, ब्लॉकचेन क्या है? बेटा टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, और इसीलिए तो वेबिनार रखा है, वहाँ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। जो आपकी क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी जो है कि, अच्छा ब्लॉकचेन के बारे में, अरे मतलब यही बताया था मैंने कि भाई ऐसा है, एक वेबिनार हो रहा है, आपके ग्रुप में मैसेज आ गया होगा, वेबिनार, ठीक है ना, ब्लॉकचेन के। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने सुना होगा कोई क्रिप्टो करेंसी होती है, बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी टाइप्स हैं ये सारी ब्लॉकचेन में डेवलप करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। बाकी क्या मार्केट स्कोप है इसका, क्या क्या लर्न कराएंगे, ठीक है ना, वो सारी चीजें वेबिनार के अंदर बताएंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने पूछा सर मेरे क्या सर्टिफिकेट का कोई फायदा है, तो मैं आपको बता दूं सर्टिफिकेट का, या मैं जो सर्टिफिकेट दूंगा उसका कोई फायदा नहीं है लाइफ के अंदर, इफ यू हैव नो नॉलेज, ठीक है ना। और अगर ये चीज है तो फिर ये बस एक प्लस पॉइंट हो सकता है, बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये सर्टिफिकेट कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट वेबिनार आप अपनी नॉलेज के लिए लो, ठीक है, अटेंड करो, आधा घंटे का अटेंड कर लो, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो जस्ट बैकआउट हो जाओ, ठीक है। तो यही है, वेबिनार की इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप पे डाल दी रोहित सर ने, तो उसको अटेंड करो, अगर होता है तो फिर मैं देखो, मैंने आपको बस इतना कहा है कि 1 जुलाई ऑनवर्ड मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ कोर्स शुरू करने की, तो मैं एक ही कोर्स शुरू करूंगा, देखूंगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स होगा। जो मेरा प्लान है वो है एसक्यूएल, सेकंड मेरा प्लान है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जो मैंने अभी बताई आपको, ठीक है ना। और थर्ड मेरा प्लान हो सकता है एसक्यूएल, मशीन लर्निंग और ब्लॉक, ठीक है ना। इन तीन में से किसी एक पर मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, तो जिसमें भी मेरे को कैंडिडेट मिल जाएंगे तो मैं शुरू करूंगा, ठीक है ना। और मैं फिर आपको बता दूं ये कंपलसरी नहीं है बेटा किसी के लिए, ये किसी को ऐसा नहीं है कि भाई करना ही करना है या नहीं करना है, ये मैं अपना काम धंधे के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जिसको काम धंधा मतलब काम धंधे के लिए कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली जिसको नॉलेज चाहिए तो वो देना, और ये मैं बता दूं ये इतना सस्ता नहीं होगा जितना नीरज सर ने आपके लिए रखा है, ठीक है ना। ये इतना सस्ता बिल्कुल भी नहीं होगा, ये 999+1 जो रखा है =1000, ये नहीं रखूंगा। वो देख लेंगे जैसे, जरूरी नहीं है मैं चालू भी करूँ। सर पाइथन का रोल होगा ब्लॉकचेन में, बेटा कोई भी चीज सीखोगे ना, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीखोगे, ब्लॉकचेन सीखोगे, कुछ भी सीखोगे उसके लिए एक बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, ठीक है ना। वैसे इनके लिए अलग से स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग हैं, ठीक है ना। पहले वेबिनार अटेंड करो उसके बाद डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये ना मतलब ब्लॉकचेन मेरी समझ से भी बहुत परे जाता है, मतलब मेरे को भी बहुत ज्यादा डोमेन पसंद नहीं है। बाकी देख लो, ठीक है, एक बार अटेंड, चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे सेम प्लेस।